एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 3 के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट की। हमारा थर्ड चैप्टर था रेफ्रिजरेंट एंड रेफ्रिजरेशन साइकिल। मैंने मेरे थर्ड यूनिट के फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को रेफ्रिजरेंट की बेसिक डेफिनेशन के बारे में, रेफ्रिजरेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि जीटीयू के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है और गेट के एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये टॉपिक मैंने समझा दिए थे। आज आप लोगों को मैं जो टॉपिक समझाने वाला हूँ वो टॉपिक भी जीटीयू के अंदर एटलीस्ट 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इवन आप अगर कभी भी कोई भी गवर्नमेंट के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तब भी इस टॉपिक में से एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स का फंडा आप लोगों को पूछा जाएगा। मतलब कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज किस तरह से क्लासिफाई होती है, रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज किस तरह से डिफाइन की जाती है, वो आप लोगों को समझना है। मैं आप लोगों को डिजायरेबल प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि 3 कैटेगरी में हम हमारी रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी सबसे पहले, फिर है केमिकल प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और इन तीनों की समरी मतलब कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब ये तीनों तीन को डीप में समझने के बाद में अगर 3 मार्क्स में आप लोगों को सिर्फ इतना पूछा जा रहा है दैट लिस्ट आउट द वेरियस डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, तो आप लोगों को ये पूरी लिस्ट बना करके लिख देनी है। अगर आपको सवाल 7 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आपको ये तीनों के 3 कैटेगरी समझानी है। और कितनी बार जीटीयू में सवाल कुछ इस तरह से भी आता है, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया होगा दैट एक्सप्लेन इन ब्रीफ thermodynamic property of the refrigerant, the chemical property of the refrigerant, and at last the physical property of the refrigerant। अगर ये 3 के बारे में पूछा है तो डीप में समझाओ, और सिर्फ डिजायरेबल लिखा है तो इस पूरी लिस्ट आउट आप लोगों को लिख देनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहली प्रॉपर्टी के साथ में, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर भी सब कैटेगरीज है। ये जो लिस्ट आउट बनी है, इस लिस्ट आउट को शॉर्ट आउट किया है ये सब कैटेगरीज के बेस पर, तो हम लोगों को सब कैटेगरीज के बेस पर समझते जाना है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की क्या क्या कैटेगरी आएगी, तो सबसे पहला है बॉइलिंग टेम्परेचर, देन फ्रीजिंग टेम्परेचर, देन इवापोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर, देन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड द लास्ट वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये सब कैटेगरीज है, आप लोगों को इस तरह से मेंशन करना है और हर एक कैटेगरी को डिफाइन करना है, उसको समझाना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉइलिंग टेम्परेचर से। अभी बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब क्या, बेसिकली आपको पता होगा बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि आपका लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। मतलब टेम्परेचर हमारा इतना हाई होना चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो वो टेम्परेचर क्या है, आप थोड़ा सा सोचो। प्रैक्टिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरह से होती है, मैं सिंपल वीसीआर यानी कि हमारे घर पे जो फ्रिज होते हैं इसका एग्जांपल दूं तो कंप्रेसर के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट गया, इवापोरेटर में से निकल के कंप्रेसर में हमारा रेफ्रिजरेंट गया। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन पर है और वही लिक्विड कंडीशन वाला रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से बाहर निकल के कंडेंसर में जा रहा है, तो क्या होगा, कंडेंसर में तो वो हीट लॉस करेगा। अब जब वो हीट लॉस करेगा तो वहां पर ठंडा हो जाएगा, तो चांसेस क्या रहेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर ठंडा हो रहा है तो वही क्या वो चॉकअप हो जाए सॉलिड फॉर्म में, मतलब क्या आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए कि कंप्रेसर के अंदर, बेसिकली कंप्रेसर का काम क्या होता है, तो वो आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, वॉल्यूम विल बी रिड्यूस, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो जब इसको कंप्रेशन आप कर रहे हो, टेम्परेचर आप राइज कर रहे हो, जितने कम टेम्परेचर पर आपका रेफ्रिजरेंट बॉइल कंडीशन पर पहुंच गया उतना ही आपके लिए अच्छा है। मतलब जितनी कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कंप्रेशन के दौरान उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो शुड बी लो, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर टर्मिनोलॉजी को समझो, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कंप्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्रेसर के पहले इवापोरेटर आता है, तो इवापोरेटर के अंदर जब आपका रेफ्रिजरेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है एट द टाइम, उसी समय हम लोगों के रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर इतना लो होना चाहिए कि जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, वो तुरंत के तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि इवापोरेटर में जब आपका रेफ्रिजरेंट आता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर, समझ में आया? तो क्या बनेगी कैटेगरी, इट शुड बी लो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर हाई टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, तो आपकी जो कैपेसिटी होगी कंप्रेसर की वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। कंप्रेसर के बाद में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो 110%
सुपर हीटेड स्टेट में जाना चाहिए। अब सुपर हीटेड स्टेट में आपको ले जाना है तो कंप्रेसर को उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी ओवरऑल सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम लोग जब सीओपी फाइंड आउट करते हैं उसमें कंप्रेसर वर्क हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ पर तो कंप्रेसर को ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो आउटपुट तो आपका ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। क्लियर? एट ऑपरेटिंग कोस्ट, ऑपरेटिंग कोस्ट जो होगी वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑपरेटिंग कोस्ट इन द सेंस क्या, यहाँ पर ऑपरेटिंग कोस्ट का मतलब ही हो जाएगा कि आप लोगों को जो आउटपुट मिलना चाहिए दैट विल बी रिड्यूस। ठीक है, तो बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया। नेक्स्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर, मैंने पहले ही बोला, फिर से थोड़ा सा इमेजिनेशन करो। अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर कम है, फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर कम है तो जब वो कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में आपका रेफ्रिजरेंट पहुंचा, देखो रेफ्रिजरेंट मैं फिर बोलता हूँ, रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं कि भाई एसी के अंदर कूलिंग नहीं आ रहा है तो बोलते हैं गैस उड़ गई क्यों, या गैस खत्म हो गया, या फ्रिज के अंदर कूलिंग नहीं आ रहा है तो हम लोग नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं गैस चला गया, जो आईटीआई वाले बोलते हैं, मैकेनिक बोलते हैं, दैट गैस इस पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, वही रेफ्रिजरेंट उसकी प्रॉपर्टी, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लोअर देन सिस्टम टेम्परेचर, सिस्टम के टेम्परेचर से लोअर होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट मस्ट ऑपरेट अबव फ्रीजिंग पॉइंट, उसके फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पर आपको ऑपरेट करना है, क्योंकि अगर उसके फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर आप चले गए तो वहीं क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि द फ्रीजिंग टेम्परेचर शुड बी लोअर। नेक्स्ट इवापोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर। इवापोरेटर प्रेशर विल बी पॉजिटिव, इवापोरेटर प्रेशर आपको ज्यादा रखना है, मतलब एटमॉस्फेरिक लेवल पर रखना है। ठीक है, क्योंकि कंप्रेसर से जब निकलेगा तो ऑलरेडी आप लोगों को हाई प्रेशर मिलने वाला है। तो थोड़ा टेक्निकली समझो तो इवापोरेटर के अंदर जब आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है तो वो एक्सपांशन डिवाइस से ऑलरेडी एक्सपांड होकर के आ रहा है, और एक्सपांशन प्रोसेस होती है तो डेफिनेटली प्रेशर इज रिड्यूस्ड। कब तक रिड्यूस होगा, तो एटमॉस्फेरिक लेवल तक ही होता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं पॉजिटिव एंड इट इज नियर अबाउट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, और कंडेंसर की बात की जाए तो कंडेंसर में तो कंप्रेसर के बाद में आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली द कंडेंसर इज द पार्ट ऑफ योर सिस्टम वेयर द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट विल बी हाई। ठीक है, दो पार्ट होते हैं सिस्टम के अंदर, एक पार्ट कहलाता है हाई प्रेशर सिस्टम का पोर्शन और दूसरा कहलाता है लोअर प्रेशर सिस्टम का पोर्शन। मतलब कंप्रेसर आपका हाई प्रेशर वाला है और कंडेंसर आपका हाई प्रेशर वाला है। एक्सपांशन डिवाइस और इवापोरेटर दोनों आपके लोअर प्रेशर वाले कंपोनेंट कहलाए जाते हैं वीसीआरएस के अंदर, नॉट वीआरएस। पॉजिटिव प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट एंट्री ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। पॉजिटिव इवापोरेटर में से जब आप लोगों का रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पे जा रहा है एट दैट टाइम अगर ये प्रेशर पॉजिटिव नहीं है, मतलब बिलो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर चला गया, तो क्या हो जाएगा, तो आपका कंप्रेसर वैक्यूम पे रन होना है। हम लोगों को वैक्यूम की डेफिनेशन पता है, वैक्यूम की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो कंडीशन जा रहा है दैट कंडीशन इज नोन एज द वैक्यूम। ठीक है, अभी वैक्यूम अगर जनरेट हो गया तो कंप्रेसर के अंदर जो पिस्टन का वर्किंग हो रहा है वो तो खाली स्ट्रोक में चला गया, क्योंकि कंप्रेसर को जिस चीज को कंप्रेस करना है वो चीज मिल ही नहीं रही है। कंप्रेसर के अप डाउन मोशन में या साइड आउट मोशन के अंदर आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा वो कंप्रेस होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, रोटरी मोशन होगा। लेकिन वैक्यूम की वजह से क्या है, वहां पर तो रेफ्रिजरेंट गया है, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्ट्रोक मतलब कि पावर लॉस हो गया। पावर लॉस हो गया तो वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर इवापोरेटर शुड बी पॉजिटिव। क्यों? उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एयर और मॉइस्चर की एंट्री एलिमिनेट हो जाएगी, और एयर और मॉइस्चर अगर नहीं जा रहा है तो हमारी जो सिस्टम की कॉइल्स है वो कॉपर की बनी हो, एलॉय की बनी हो, एल्यूमिनियम की बनी हो, उसके ऊपर कोई करोसिव इफेक्ट आएगी नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ शुड बी हाई देन कंडेंसर टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ऐसा टेम्परेचर या ऐसे टेम्परेचर की कंडीशन कि जिसके बाद में आपका रेफ्रिजरेंट फिर से कभी भी लिक्विफाई हो ही नहीं पाएगा। ऐसे टेम्परेचर की कंडीशन कि जिसके बाद में आपका रेफ्रिजरेंट कभी भी लिक्विड कंडीशन में नहीं आएगा, वही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि लिक्विड में आएगा तो उसको कंडेंसर में वापस चॉकअप होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो बेटर यही है कि वो लिक्विड में आए नहीं। क्लियर? बेटर यही है कि वो लिक्विड में आए नहीं। ऐसा नहीं कि अगर वो लिक्विड में नहीं आ रहा है तो टेम्परेचर रिड्यूस नहीं करेगा या हीट लॉस नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन लिक्विड में नहीं आएगा तो सबसे बेस्ट क्या है,
हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम लोग इजीली उसको कंप्रेसर के अंदर ज्यादा हीट ट्रांसफर करवा के दे सकते हैं बाय द कंप्रेशन प्रोसेस। क्लियर? तो द क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई एंड द कंडेंसर टेम्परेचर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई लेटेंट हीट एट इवापोरेशन टेम्परेचर। जब इवापोरेशन हो रहा है एट दैट टाइम जो टेम्परेचर मिलेगा उस समय लेटेंट हीट ज्यादा होनी चाहिए। लेटेंट हीट मतलब क्या? ऐसी हीट एनर्जी के जिसमें आप लोग एक फेज में से दूसरे फेज के अंदर किसी भी आपके सब्सटेंस को चेंज कर सकते हो। लिक्विड है तो गैसियस हो जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा। जैसे वाटर के लिए हम लोग बोलते हैं 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द कंडीशन वेयर यू विल गेट द टू फेज। आपका जो आइस है वो धीमे 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 आपका मेल्टिंग हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द कंडीशन वेयर यू विल 100% गेटिंग योर लिक्विड फेज। तो ये जो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर की, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज द लेटेंट हीट। वही चीज यहाँ पर है कि जितनी ज्यादा लेटेंट हीट वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो आप लोगों के लिए गैसियस फॉर्म में रहेगा, वेपर फॉर्म में रहेगा। हाई लेटेंट हीट रिजल्ट्स गुड सीओपी, मतलब कि अच्छी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। क्लियर? तो लेटेंट हीट आप लोगों के लिए हाई होनी चाहिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम शुड बी लो फॉर द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। स्पेसिफिक वॉल्यूम जितना कम है उतना ही आपको कंप्रेसर के अंदर क्या कंप्रेशन कम करना पड़ेगा, आपका आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया आप लोगों की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो रेफ्रिजरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा रेफ्रिजरेंट बेसिकली क्या है? केमिकल कंपोजिशन ही है। हेलोकार्बन्स ले लो, हाइड्रोकार्बन्स ले लो, फ्रीऑन ग्रुप ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो, है वन टाइप ऑफ क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वन टाइप ऑफ केमिकल्स ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो केमिकल्स हमारे लिए कितने फायदेमंद है और कितने नुकसानदायक है वो आप सब और हम सब लोग जानते ही है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट की वो प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रॉपर्टी क्या क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी सबसे पहले फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, मिसिबिलिटी विथ ऑयल, then effect on store product, and the last one is solubility with water या solubility of water। फ्लेमेबिलिटी, अभी फ्लेम का मतलब तो सबको पता है कि फ्लेम मतलब आग लगना। अब आग लगना, अगर रेफ्रिजरेंट ऐसा हुआ कि भी आग लग जाएगा तो फिर सिस्टम आपका काम ही नहीं करेगा। कभी भी आग लगने के चांस रहेंगे, कभी भी एक्सप्लोड होने का चांस रहेगा। तो हम लोगों को कैसा रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट हो, इंडस्ट्रियल हो या कॉमर्शियल हो, हम लोगों को ऐसा ही रेफ्रिजरेंट यूज करना है जो एक्सप्लोसिव नहीं होना चाहिए, जो फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट डेंजरस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। क्यों एयर लिखा है? क्योंकि एयर तो कंटिन्यूस आप लोगों को एटमॉस्फेयर में मिलने वाली है। बाय चांस अगर आपका रेफ्रिजरेंट लीक हुआ, ठीक है, बाय चांस अगर आपका रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है, लीक होगा तो सबसे पहले उसका कांटेक्ट किसके साथ में होगा? एटमॉस्फेयर के साथ में होगा। एटमॉस्फेयर के साथ में कांटेक्ट होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन इज द मेन पार्ट फॉर द कंबशन प्रोसेस। कंबशन करने के लिए आप लोगों को ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपका रेफ्रिजरेंट फ्लेमेबल हुआ तो जैसे ही लीकेज होगा एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आएगा वो तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो हम लोगों को ऐसा रेफ्रिजरेंट लेना है जिसकी एयर की प्रेजेंस में कोई इफेक्ट ही ना हो। एयर भले आ रही है जा रही, कोई मतलब नहीं है। CO2 हेलोकार्बन्स ऐसे है जो कि नॉट फ्लेमेबल। CO2 और हेलोकार्बन्स ऐसे ग्रुप के रेफ्रिजरेंट है जो कि फ्लेमेबल नहीं है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे रेफ्रिजरेंट का ग्रुप है जो कि हाईली फ्लेमेबल है। इसलिए हाइड्रोकार्बन का यूज कभी भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में नहीं किया जाता है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक मतलब जहर, जहरी, टॉक्सिक जहरी। टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर बाय चांस, फिर से वही एग्जाम्पल, अगर बाय चांस लीकेज हुआ है, रेफ्रिजरेटर आपका बाहर निकल गया तो क्या होगा? देखो एमोनिया जो होता है ना, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, एमोनिया, चलो कोई बात। एमोनिया जो होता है, एमोनिया अगर लीक हो रहा है ना सिस्टम में, रेफ्रिजरेंट के तौर पर एमोनिया का यूज किया जाता है एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर, मतलब कि कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रियल में ज्यादा यूज होता है। अगर एमोनिया आपके सिस्टम से लीक हो रहा है ना तो उसकी बदबू से आपको पता चल जाएगा वो इतना ऑर्डर वाला है। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका रेफ्रिजरेंट लीक हुआ है। पर डोमेस्टिकली हम लोग जो रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं, मतलब R134A, क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली ये यूज होता है। अगर इसका कोई लीकेज हो रहा है तो पता नहीं चलेगा। अगर लीकेज पता नहीं चल रहा है
और अगर वो टॉक्सिक निकला तो क्या होगा, वो आपकी सांस में जाएगा, आपकी ब्रीथिंग में आएगा, आपके ब्रीथिंग में आएगा तो आपके बॉडी के लिए वो क्या हो जाएगा, हजार्डस हो जाएगा। या तो आपको सफोकेशन फील होगा, चक्कर आएंगे, आंख लाल हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, धुंधलापन से दिखाई लगता है। कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि आंखों के अंदर अगर जा रहा है तो धुंधला भी दिखाई देने लगता है। तो क्या होगा, वो हमारे लिए हजार्डस हो गया, हमारे लिए हार्मफुल हो गया। तो हम लोगों को ऐसा रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना है जो कि टॉक्सिक बिल्कुल ना हो। कब? ऑल फ्लोरोकार्बन्स आर टॉक्सिक। जितने भी फ्लोरोकार्बन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट है सारे के सारे टॉक्सिक है। कब? व्हेन मिक्स विद द एयर, जब वो एयर के साथ में मिक्स किए जाते हैं तब। एयर इन सर्टेन रेंज, परसेंटेज रेंज, कुछ परसेंटेज रेंज तक अगर वो मिक्सड हो रहा है तो वो हमारे लिए हजार्डस हो जाएगा, वो हमारे लिए नुकसानकारक हो जाएगा। These refrigerants are not used in domestic appliances. फ्लोरोकार्बन देखना कभी भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। हमारे जो भी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है ना उसके अंदर कभी भी फ्लोरोकार्बन तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मिसिबिलिटी विद ऑयल, मोस्ट टाइम आप लोगों को सिर्फ 3 मार्क्स में मिसिबिलिटी विद ऑयल भी पूछ सकते हैं। अभी मिसिबिलिटी विद ऑयल, मिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मिसिबिलिटी का मतलब होता है मिक्स हो जाना, किसके साथ? ऑयल के साथ। किसको? रेफ्रिजरेंट को। रेफ्रिजरेंट का ऑयल के साथ में मिक्सिंग जितना अच्छा है उतना अच्छा आपका रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी है, उतनी अच्छी आपका रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेंट का वर्किंग है। Degree of miscibility depends upon the temperature of oil and pressure of refrigerating vapor. रेफ्रिजरेंट आप लोगों का जब वेपर फॉर्म में है तब उसका प्रेशर कितना है, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज आपके ऑयल का टेम्परेचर कितना है। इन दोनों के बेस पर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका रेफ्रिजरेंट कितना अच्छा ऑयल के साथ में मिक्स करेगा, क्योंकि जितना अच्छा वो ऑयल के साथ में मिक्स करेगा उतना ही अच्छा वो आगे फ्लोट होगा। जनरली क्या होता है कि जब इवापोरेटर में से रेफ्रिजरेंट आपका कंप्रेसर में जा रहा है तो कंप्रेसर के अंदर देखो, कंप्रेसर एक मूविंग पार्ट वाला डिवाइस है। कंप्रेसर के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स मूव करते हैं, मतलब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, क्रैंक को घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, मतलब वहां पर ऑयलिंग की जरूरत तो है क्योंकि मूविंग पार्ट्स है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो फ्रिक्शन लगेगा, आपका कंप्रेसर बहुत ही जल्दी खलास हो जाएगा। तो ऑयलिंग हम लोग रखते हैं। अब होता क्या है कि जब इवापोरेटर में से रेफ्रिजरेंट आता है तो वो ऑयल के साथ में मिक्स प्रॉपरली होता है, और जब कंप्रेस होता है तो सिर्फ रेफ्रिजरेंट वाला पोर्शन ही कंप्रेस होता है और ऑयल एज इट इज कंडीशन में रहता है। और कंप्रेसर में से जब आपका रेफ्रिजरेंट निकलता है तो ऑयल वाला पोर्शन सेपरेट हो जाता है और सिर्फ आपका रेफ्रिजरेंट बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ सुपर हीटेड स्टेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी कि जब आपका रेफ्रिजरेंट सुपर हीटेड स्टेट में जा रहा है तो ऑयल पार्टिकल उसके साथ में क्या करेगा, कोटिंग नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर लग नहीं जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है तो क्या हो जाएगा कि रेफ्रिजरेंट जब आपका कंडेंसर में जाएगा तो कंडेंसर में जाने के बाद जब आपका रेफ्रिजरेंट ठंडा होगा तो उसके साथ में ऑयल भी ठंडा हो जाएगा, और आपकी जो पाइप होगी, आपकी कंडेंसर की जो पाइप होगी वो इनर सरफेस से करोसिव इफेक्ट वाली हो जाएगी, काट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, कोटिंग लग जाएगा ऑयलिंग, जिसकी वजह से क्या है कि हीट ट्रांसफर रेट आप लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो मिसिबिलिटी विद ऑयल का मतलब यही है कि रेफ्रिजरेंट मिक्स तो हो रहा है लेकिन जब उसका सुपरहीटेड स्टेट में कन्वर्जन होगा तो ऑयल पोर्शन अलग हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हाईली मिसिबल है ऑयल के साथ में, लेकिन एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑयल के साथ में मिसिबल नहीं है, बहुत ही कम है। इफेक्ट ऑन स्टोर प्रोडक्ट, स्टोर प्रोडक्ट मतलब जो हम लोग खाना, मतलब कि हमारे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट्स है, नॉन वेज खाना जिसको बोला जाता है, जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, हमारे फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए तो फ्रीऑन ग्रुप जो होगा रेफ्रिजरेंट का उसकी कोई इफेक्ट नहीं है आपके स्टोर प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप लोगों को ऐसा रेफ्रिजरेंट, जनरली कोल्ड स्टोरेज के अंदर फ्रीऑन ग्रुप के रेफ्रिजरेंट का यूज होता है, आपको ऐसा रेफ्रिजरेंट लेना है कि जो आप लोगों के फूड प्रोडक्ट्स को नुकसान ना करे, मतलब कि जो डीप फ्रीजर होता है आइसक्रीम वाले, हमारे घर पे जो रेफ्रिजरेटर होता है जिसके अंदर हम लोग खाना स्टोर करके रखते हैं, वहां पर जनरली फ्रीऑन ग्रुप के ही रेफ्रिजरेंट आपको मिलेंगे। सॉल्युबिलिटी विद वाटर, वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी मतलब वाटर के साथ में कितना डिसॉल्व है। एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व विद रेफ्रिजरेंट, वाटर आपके रेफ्रिजरेंट के साथ में कितना डिसॉल्व होता है, मतलब कि कितना मिक्स्ड होता है। If water is dissolved with refrigerant, then ice will be made on expansion valve. थोड़ा सा सोचो, अगर आप लोगों का वाटर रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स हो गया, अगर हो गया तो जैसे जैसे आपका रेफ्रिजरेंट मूव करेगा वाटर पार्टिकल उसके साथ में मूव करेंगे,
अभी एक्सपांशन डिवाइस में क्या होता है कि आपके रेफ्रिजरेंट का एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होता है तो वो हीट लॉस करता है, और आप कभी भी देखना कि आपकी जो एक्सपांशन की कॉइल होगी ना उसके ऊपर आइस जम जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हीट लॉस कर रहा है। ये आइस अगर जम गई, रेफ्रिजरेंट के साथ में वाटर पार्टिकल मिक्स्ड है, तो जो वाटर पार्टिकल है वो एक्सपांशन वाल्व के अंदर आइस बना देंगे, और एक्सपांशन वाल्व के अंदर अगर आइस बन गया तो वो तो हमेशा आइस रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर डाउन है। तो उसके वजह से क्या होगा कि आपका रेफ्रिजरेंट फिर मूव ही नहीं कर पाएगा। अगर रेफ्रिजरेंट मूव ही नहीं कर पा रहा है तो आपकी सिस्टम तो बंद हो जाएगी। जिसका मतलब क्या हुआ? इट शुड नॉट बी डिसॉल्व विद द वाटर। रेफ्रिजरेंट शुड नॉट बी डिसॉल्व विद द वाटर। क्लियर? ये केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। लास्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती है, इसको मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी के सब कैटेगरीज आएगी: स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, करोसिवनेस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लीकेज टेंडेंसी, परफॉर्मेंस सिस्टम एंड कॉस्ट। सबसे पहले स्टेबिलिटी। इट शुड नॉट बिकम डीकंपोज एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि आपको सिस्टम के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंप्रेसर के बाद में मिलने वाला है, तो डिकंपोज नहीं होना चाहिए, मतलब इजीली फ्लोट होते रहना चाहिए। विस्कोसिटी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी का सिंपल एक शब्द में मतलब ये होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। फ्लो को, किसी भी लिक्विड को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है उसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, और ये टेंडेंसी है, ये जो प्रॉपर्टी बन गई इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर आपके रेफ्रिजरेंट की विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो सिस्टम के अंदर फ्लो कैसे हो पाएगा? क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स ही इतना ज्यादा लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, जितना कम विस्कोसिटी होगा उतना ही इजीली वो फ्लो हो पाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई? इट शुड हैव लो विस्कोसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी तो बहुत आप लोगों ने पढ़ा है, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आ गया। जितनी ज्यादा अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतना ही अच्छा हीट ट्रांसफर होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का काम क्या है? हीट ट्रांसफर करने का ही काम है, तो डेफिनेटली इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए? हाई थर्मल कंडक्टिविटी वाला होना चाहिए। करोसिवनेस, फिर से वही, करोसिवनेस तो नहीं होना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट ही करोसिव करेगा तो आपकी इवापोरेटर की कॉइल आफ्टर सम टाइम खराब हो जाएगी, कंडेंसर की कॉइल आफ्टर सम टाइम खराब हो जाएगा, कंप्रेसर के अंदर के पार्ट्स खराब हो जाएंगे, एक्सपांशन वाल्व खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करोसिव लग रहा है इसके लिए, टाट जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं। तो शुड नॉट बी करोसिव। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उतना ही अच्छा वो हीट ट्रांसफर करके देगा, मतलब कि आपके सिस्टम के साथ में रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, इट शुड हैव गुड और हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लीकेज टेंडेंसी, जैसा कि मैंने पहले बोला, एमोनिया जो है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है ऑडर की वजह से, उसकी बास की वजह से, उसकी बदबू की वजह से। लेकिन जो दूसरे ग्रुप है जैसे कि फ्रियोन, अगर फ्रियोन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट हमने यूज किया है, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और फ्रियोन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट का लीकेज अगर आपको फाइंड आउट करना है, ये आईएमपी क्वेश्चन है जो क्या बोलते हैं एग्जाम एमसीक्यू टेस्ट जो होती है ना गवर्नमेंट की, उसके अंदर पूछा जाता है कि फ्रियोन ग्रुप का रेफ्रिजरेंट का लीकेज कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से आप लोग कर सकते हो, हैलाइट टॉर्च से भी आप लोग कर सकते हो। हैलाइट टॉर्च के बारे में पूछा जाता है, हैलाइट टॉर्च, तो याद रखना है। क्लियर? परफॉर्मेंस सिस्टम, तो डेफिनेटली इट शुड हैव हाई सीओपी। जितना ज्यादा अच्छा सीओपी होगा उतना ही आप लोगों को आउटपुट अच्छा मिलेगा। एंड द लास्ट वन, कॉस्ट। तो रेफ्रिजरेंट सस्ता होना चाहिए, सस्ता ही हम लोग ढूंढते हैं, सारे के सारे लोग सस्ते ही ढूंढते हैं, सीधी सी बात है। तो रेफ्रिजरेंट सस्ता होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए एंड इजीली अवेलेबल, मिलना भी चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। अभी इन सारी प्रॉपर्टीज का समरी, मतलब कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, पूरा लिस्ट आउट में पढ़ ले रहा हूं क्योंकि वो सारी चीज यहां पर आ चुकी है। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ गया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में। इट शुड हैव हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ गया वहां पर। इट शुड हैव हाई क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन एक्सप्लोसिव। इट शुड बी ओजोन फ्रेंडली, मतलब कि इको फ्रेंडली। पहले आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का यूज ज्यादा होता था रेफ्रिजरेंट के तौर पर। दिस इज द मैटर ऑफ अराउंड 1980s, 1984-85 के ड्यूरेशन में जब डोमेस्टिकली फ्रिज का ज्यादा यूज होने लगा था, एट दैट टाइम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाज मैक्सिमम यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इनसाइड द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से क्या होता था कि जो गैस निकलती थी, जो हीट निकलती थी, दैट वाज नॉट इको फ्रेंडली। वो जो हीट एनर्जी रिलीज होती थी उसकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर बहुत ही नुकसान होता था।
तो सीएफसी को बाद में बैन कर दिया गया। सीएफसी के बाद में जो अलग अलग कैटेगरी के रेफ्रिजरेंट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, मतलब हेलोकार्बन से फ्रीऑन है, हाइड्रोकार्बन है, उन सब का यूज बढ़ गया। तो इट शुड बी ओजोन फ्रेंडली, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, it should be cheap and it should be easily available, it should be non corrosive and low specific volume of vapor, it should have high thermal conductivity and high COP coefficient of performance। COP का फुल फॉर्म होता है coefficient of performance। it should be easily liquefy at moderate pressure and temperature, moderate pressure और temperature पे easily liquefy भी हो जाना चाहिए। it should be mixed well with the lubricating oil, मतलब करके मिक्सिबिलिटी विद ऑयल के साथ में, जो मैंने समझाया था वो। एंड द फाइनल वन, इट शुड बी और द लीकेज शुड बी इजीली डिटेक्टेबल। जितना अच्छा लीकेज आपको जल्दी पता चलेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो जो कंटेंट आज मैंने पढ़ा है वो एटलीस्ट 4 मार्क्स का है या 7 मार्क्स का है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काम आएगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।